हेलो एवरीवन। आज हम F1 सब्जेक्ट यूनिट 1 बच्चे बचपन और समाज का सब यूनिट 3 और 4 इसकी चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने सब यूनिट 1 और 2 बच्चे तथा बचपन और समाजीकरण की समझ इसकी चर्चा की थी और इसके अच्छे नोट्स को आपके लिए प्रोवाइड किया था। तो आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो में इन दोनों सब यूनिट को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों का समाजीकरण में माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका को देखेंगे और चौथा बाल अधिकारों का संदर्भ, जो उपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चे हैं उन पर विशेष चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड सब यूनिट बच्चों का समाजीकरण, माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका। जब आप लोग नोट्स बनाइएगा तो पहले थर्ड सब यूनिट हेडिंग डाल दीजिएगा और 2 पेन यूज करने से टीचर का ध्यान आपके नोट्स की ओर ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा टीचर प्रभावित होंगे और आपका नोट्स भी खूबसूरत लगेगा। आप यहाँ पर ब्लू पेन से या फिर ब्लैक पेन से हेडिंग दे सकते हैं, बच्चों का समाजीकरण, माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से भी पूछा जा सकता है, बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। तो ये बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फर्स्ट है माता पिता की भूमिका। बच्चों के समाजीकरण करने में माँ बाप का महत्व वास्तव में असाधारण है। असाधारण मीन्स बहुत है, बहुत अधिक है। यह माना जाता है कि माँ के त्याग और पिता की सुरक्षा में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है वह उसके जीवन की अस्थायी पूंजी होती है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि बच्चों के समाजीकरण में माँ बाप का महत्व वास्तव में असाधारण है। असाधारण कहने का मतलब बहुत है। यह माना जाता है कि जब कोई बच्चा माँ के त्याग और पिता की सुरक्षा में रहता है तो उस समय वो बहुत कुछ सीखता है और वही उसके जीवन की अस्थायी पूंजी होती है। परिवार को ही सभी सामाजिक गुणों का उद्गम स्थल माना गया है। तो एक शिशु के लिए उसका परिवार ही उनके सामाजिक गुणों का उद्गम स्थल है। यहाँ का के बाद उद्गम स्थल माना जाता है। उद्गम स्थल, परिवार को ही सभी सामाजिक गुणों का उद्गम स्थल माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट परिवार ही है जिसमें बच्चे लोग सामाजिक गुणों को अपने जीवन में पहली बार लागू करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे माता पिता की भूमिका। एग्जाम में जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आप 2 पेज 3 पेज यूज करेंगे। ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन 3 नंबर के लिए हो उसके लिए भी 3 पेज लिखेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं रह जाता है। क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पेज का यूज करना है, लेकिन सही कंटेंट देना है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ क नहीं यहाँ ख होना चाहिए। मैंने 2 बार क लिख दिया, आप लोग सुधार लीजिएगा। दूसरा, परिवार की भूमिका। तो बच्चों के समाजीकरण में माता पिता की भूमिका समझ में आ गया। तो बच्चों के समाजीकरण में माता पिता की भूमिका को आपने देख लिया। अब परिवार की भूमिका क्या होती है। परिवार वो होता है जिसमें एक से अधिक लोग रहते हैं। तो परिवार में प्रायः एक से अधिक सदस्य होते हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग व्यवहार, रुचि, पसंद होते हैं। फिर भी इनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस शिशु के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है। वह अपने परिवार के सदस्यों से बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण मौलिक धारणाओं, आदर्श, सहनशीलता, रहन सहन सीखता है। परिवार की क्या भूमिका होती है, तो आपको पता है कि परिवार में एक से अधिक सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य के व्यवहार, रुचि, पसंद होते हैं। तो फिर भी सबके व्यवहार, रुचि अलग अलग होने के बावजूद इनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस शिशु के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है और वह अपने परिवार के सदस्यों से बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण मौलिक धारणा, आदर्श, सहनशीलता, रहन सहन को सीखता है। तो सबसे पहले माता पिता की भूमिका होती है समाजीकरण में। दूसरा, परिवार की भूमिका होती है, जहाँ पर वो अपने सदस्यों से, परिवार के सदस्यों से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। यदि परिवार में सहयोग की भावना हो तो बालक में भी सहयोग की भावना का विकास होता है और यह भावना को अपने परिवार के साथ साथ बाह्य समाज में भी अपने व्यवहार द्वारा प्रकट करता है। यदि परिवार में सहयोग की भावना हो तो बच्चा भी
अपने परिवार के सदस्यों को देख देकर अपने अंदर सहयोग की भावना का विकास कर लेता है। और ये जो परिवार से सीखा हुआ सहयोग की भावना है, वह अपने परिवार के साथ साथ बाह्य समाज में भी अपने व्यवहार के द्वारा प्रकट करता है। यही नहीं, वह अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्श, मूल्य एवं रीति रिवाज, परंपराओं को सीख जाता है। बहुत ही सरल वर्ड का यूज किया गया है, सरल वर्ड, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, समझने में सुविधा हो। और मुझे विश्वास है आप इस तरह का कंटेंट अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो टीचर आपसे बहुत आकर्षित होगा, आपको अच्छे मार्क्स देगा। राइटिंग आप हमसे सुधार कर सकते, राइटिंग को आप हमसे अच्छा लिख सकते हो। अब हम लोग पड़ोस की भूमिका को देखेंगे। तो अब हम लोग बच्चों के समाजीकरण में पड़ोस की भूमिका को देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने माता पिता की भूमिका देखा, उसके बाद परिवार की भूमिका देखा, पड़ोस की भूमिका। तो बच्चों के समाजीकरण में पड़ोस की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि पड़ोस में उनके मित्र होते हैं और लोग होते हैं जिनके साथ बच्चों की अंतःक्रिया होती रहती है। तो हम लोग थर्ड पड़ोस की भूमिका को देखेंगे। अगर वास्तव में माना जाए तो पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार ही कहलाता है। जिस प्रकार कोई बालक अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करके उनके सांस्कृतिक और सामाजिक गुणों को ग्रहण कर लेता है, ठीक उसी तरह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों के साथ वह संपर्क स्थापित कर उनके सांस्कृतिक और सामाजिक गुणों को अपना लेता है। आप लोग समझ गए होंगे कि पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार ही है। जिस प्रकार कोई शिशु अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करके उनके सांस्कृतिक सामाजिक गुणों को ग्रहण कर लेता है, ठीक उसी तरह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों के साथ वो संपर्क स्थापित करके उनके सांस्कृतिक और सामाजिक गुणों को अपने जीवन में अपना लेता है। यदि पड़ोस अच्छा है तो बच्चों के व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि पड़ोस में रहने वाले लोगों के अंदर सामाजिक भावना, सहयोग की भावना, प्रेम की भावना का विकास है तो बच्चों के व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। नहीं तो अगर पड़ोस सही नहीं है तो बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। बालक के साथी जो होते हैं वो बच्चों के समाजीकरण में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, क्योंकि प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ अत्यधिक रहना पसंद करता है। और जब वह एक दूसरे के साथ खेलते हैं अथवा समय बिताते हैं तो वह जात पात, ऊंच नीच के सभी भाव से उठकर साथियों के साथ आनंद लेता है। मित्र ही बच्चों का खुला मंच होता है, जहां पर वह अपने विचारों का आदान प्रदान खुलकर करता है। तो समझ गए होंगे कि कोई भी बालक जो होता है अपने साथियों के साथ अत्यधिक रहना पसंद करेगा, और जब वह खेलता है तो उसके अंदर ये भावना नहीं होती कि वह किस जात का है, ऊंचा नीचा, इन सब भावनाओं से उठकर वो अपने दोस्तों के साथ आनंद लेता है। और वही एक ऐसा मंच होता है जहां पर वो बिना किसी से डरे, थोड़ा भी हिचके, वो अपने विचारों का आदान प्रदान खुलकर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों का पहनावा, खेलकूद, जीवन शैली पर मित्र समूह का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों के समाजीकरण में माता पिता की क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका है, पड़ोस की क्या भूमिका है और मित्र की क्या भूमिका है। अब पांचवा समुदाय की भूमिका, और जो छठा जेंडर की भूमिका है। इन दोनों को देखेंगे तो हमारा सब यूनिट 3 खत्म हो जाएगा। बालक के समाजीकरण में समुदाय या समाज का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चों का धीरे धीरे संबंध समुदाय या समाज के साथ बढ़ता जाता है, अतः समुदाय यह चाहता है कि बच्चा समाज में स्वीकृत व्यवहार करे। बच्चों के व्यवहार पर परिवार की ही नहीं बल्कि समुदाय की भी निगाहें रहती है। अतः बच्चों की आदतों में सुधार के लिए समुदाय भी कई प्रकार का दबाव परिवार पर डालता है। तो यहाँ पर समुदाय की भूमिका को लिखा गया। तो जैसे बच्चे लोग धीरे धीरे मित्र के संपर्क में आते हैं, पड़ोस के संपर्क में आते हैं, समाज के संपर्क में आते हैं, तो समुदाय के संपर्क में भी आते हैं और उन समुदाय से बच्चों का संबंध बढ़ता जाता है। और समुदाय हमेशा यह चाहता है कि बच्चा जो है समाज में एक स्वीकार्य व्यवहार करे। बच्चों के व्यवहार पर परिवार की नज़र ही नहीं होती है, समुदाय की भी नज़र होती है। अगर समुदाय देखता है बच्चा सही व्यवहार नहीं करता है तो वह
उनके परिवार पे कई प्रकार का दबाव भी डालता है। अतः बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जेंडर की भूमिका। समाजीकरण की प्रक्रिया यानी जेंडर की औरत और मर्द की छवियों को गढ़ने और खींचने की प्रक्रिया कई तरह से चलती है। समाज में स्त्रीत्व और पुरुषत्व समाज और समय के अनुसार परिभाषित होते हैं। इनके नियम कायदे तय होते हैं। अलग अलग रिश्तों को महिला पुरुष के बीच, पुरुष पुरुष के बीच तथा महिला महिला के बीच। महिला पुरुष को इस तरह बनाने और बनाए रखने की प्रक्रिया को जेंडरीकरण कहते हैं। और जो स्त्री पुरुष समाज की तयशुदा छवियों में नहीं फिट होना चाहते, उन्हें जबरन लाइन में ले आना जेंडरीकरण के लिए जरूरी हो जाता है। तो जेंडर की भूमिका को भी आपने देखा कि हमारे समाज में कुछ रिश्तों को तय किया गया है कि महिला पुरुष के बीच क्या रिश्ता, पुरुष पुरुष के बीच क्या रिश्ता, और महिला पुरुष की इस तरह के रिश्ते को बनाए रखने की प्रक्रिया को जेंडरीकरण कहेंगे। महिला पुरुष को इस तरह बनाने और बनाए रखने की प्रक्रिया को जेंडरीकरण कहते हैं। और जो स्त्री पुरुष ये समाज की जो पहले से तय की हुई छवि है उसमें फिट नहीं होना चाहेंगे, तो उन्हें जबरन लाइन में ले आना जेंडरीकरण के लिए जरूरी हो जाता है। तो आप लोग बच्चों के समाजीकरण में माता पिता, परिवार, पड़ोस, मित्र, समुदाय और जेंडर, इन 6 की भूमिका को देखें। इन लोगों के द्वारा बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में, इनके द्वारा बच्चों के समाजीकरण प्रभावित होती है और यही वो कारक है जो बच्चों के समाजीकरण को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट सब यूनिट, चौथे सब यूनिट, बाल अधिकारों का संदर्भ। तो बाल अधिकार का तात्पर्य बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत अधिकारों से है, जिसमें नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्राचीन समय में वयस्क द्वारा बच्चों के लिए जो कुछ किया जाता था वह बाल कल्याण कहा जाता था, परंतु वर्तमान में इसे बाल अधिकार की श्रेणी में रखकर संवैधानिक दर्जा के रूप में समाहित किया गया है। तो बाल अधिकार समझ में आ गया होगा कि बाल अधिकार का जो अर्थ होता है बच्चों को मिलने वाले उस व्यक्तिगत अधिकार से होता है, जिसमें नाबालिगों की देखभाल, विशेष सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्राचीन समय में अगर बच्चों के लिए कुछ किया जाता था तो वह बाल कल्याण कहा जाता था, परंतु वर्तमान में इसे बाल अधिकार की श्रेणी में रखकर संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कुछ प्रमुख बाल अधिकार निम्नलिखित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क एवं अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए 14 वर्ष तक की आयु का संज्ञान दिया गया है। बाल श्रम निषेध कानून 1986 के तहत 14 वर्ष तक की उम्र के व्यक्तियों को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। बागानी कृषि श्रम कानून 1957 के तहत 18 वर्ष तक की उम्र के व्यक्तियों को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय वैवाहिक कानून बाल विवाह रोकथाम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से पूर्व कोई लड़का और 18 वर्ष से पूर्व कोई लड़की को वयस्क की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो कुछ बाल अधिकार लिखा हुआ है, तो आप लोग को इसे लर्न करना है, ज़्यादा तो आप लोग समझते ही हैं। तो कुछ प्रमुख बाल अधिकार लिखा हुआ है जिसे आपको मैंने पढ़कर सुना दिया, तो आप लोग इस चीज़ को समझते ही हैं। मैं ज़्यादा डील नहीं कर रही हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। आप लोग के पास बहुत सारे काम होंगे, अभी 12 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, असाइनमेंट्स बनाना है। फिर भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपके सवालों का जवाब दे सकें। बाल न्याय अधिनियम 2000 के तहत भाग 20 में बच्चों को नौकरी देने वाले, बंधुआ मजदूर के रूप में रखने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बाल मजदूरी अधिनियम 1986 के तहत बच्चों में कुछ विशेष खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई है। अतः सामाजिक, आर्थिक, यहाँ तक कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सभी बच्चों को सुरक्षा की जरूरत होती है। उनमें से कुछ बच्चों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है, जिस पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है। साथ ही साथ सरकार भी ऐसे वर्ग के बच्चों पर विशेष सुरक्षा या मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखकर
सरकार समय समय पर कोई कोई नियम अथवा कानून लाती है। ये बच्चे अपेक्षित या वंचित वर्ग के बच्चे हैं जो निम्नलिखित है। समय समय पर इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखकर सरकार समय समय पर कोई कोई नियम अथवा कानून लाती है। ये बच्चे अपेक्षित नहीं होगा, यहाँ पर उपेक्षित। ये बच्चे उपेक्षित या वंचित वर्ग के बच्चे हैं जो निम्नलिखित हैं। अभी आप लोग टीवी में देखे होंगे, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चे बेघर हो गए, अनाथ हो गए, तो वो सारे बच्चे भी उपेक्षित वर्ग के बच्चे होंगे। जैसे बेघर बच्चे, दूसरी जगह से आए हुए बच्चे, अनाथ बच्चे, काम करने वाले बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे, वेश्याओं के बच्चे, बाल वेश्या, जेल में बंद बच्चे, कैदियों के बच्चे, असाध्य रोगों से ग्रसित बच्चे, विकलांग बच्चे, अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के बच्चे। तो ये जो टॉपिक्स मैंने दिया है ये सब उपेक्षित वर्ग के बच्चे होते हैं और इन पर सरकार समय समय पर कोई कोई नियम या कानून लाती है ताकि बच्चों का विकास, ताकि बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास हो सके और उन्हें विशेष सुरक्षा दी जा सके। जब आप कोई नोट्स बनाते हैं तो फिर अपना मनोभाव देने की ज़रूरत है। अपना मनोभाव से लगता है कि आप किताबी भाषा को नहीं लिखते हैं, अपने मनोभाव को देने से टीचर के ऊपर कोई खास प्रभाव पड़ता है। वह किताबी भाषा नहीं होती बल्कि उसमें आपका मंतव्य भी होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उपयुक्त सभी वर्ग के बच्चे शोषण के शिकार हैं और सुरक्षा पाने के अधिकारी हैं, अतः इन्हीं बच्चों को कानूनी सहायता एवं सुरक्षा की जरूरत है। तो यहाँ से सब यूनिट 4 भी खत्म हो गया। तो आज हमने सब्जेक्ट F1 के चारों सब यूनिट को खत्म कर लिया। यदि आप लोग को F1 का नोट समझ में आया तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, नए नोट्स के साथ।